आज़ादी के सपने आंखों में संजोए, जान हथेली पर लिए देश के वीर सपूतों की टोली पूरे देश में विदेशी हुकूमत के खिलाफ डट कर सामना करने के लिए तैयार थी। एक के बाद एक क्रांतिकारी अपना बलिदान देने के लिए आगे बढ़ रहे थे। उन्हीं में से एक थे शिवराम हरि राजगुरु, जिनका जन्म 24 अगस्त 1908 में हुआ था। आइए सुनते हैं भारत माता के वीर सपूत शिवराम हरि राजगुरु के क्रांतिकारी जीवन के बारे में, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं मातृवेदी संस्था के सचिव श्याम सरीन। मातृवेदी के 283वें व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। शिवराम हरि राजगुरु की चर्चा अभी तक भगत सिंह के साथी के रूप में होती रही है। वे भारत माता के एक ऐसे सपूत थे जो क्रांतिकारी गतिविधियों में सदैव मरने मारने में आगे रहना चाहते थे। उनके दिल में भगत सिंह से जबरदस्त प्रतिस्पर्धा थी। उनको लगता था कि शहादत के मामले में भगत सिंह कहीं उनसे आगे नहीं निकल जाए। इश्क शहादत उनमें जुनून की हद तक था। हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना, जिसके प्रधान सेनापति चंद्रशेखर आजाद थे, दल का निर्णय था कि दिल्ली के एक देशद्रोही सदस्य को दंडित किया जाए। इसके लिए एक तो शिव वर्मा, जिनका दल का नाम प्रभात था, उनका चयन किया गया। दूसरा कौन इनके साथ भेजा जाए, काफी विचार विमर्श के बाद दल का ध्यान एक मराठा युवक पर गया जो इस समय बनारस में, जिसे अब वाराणसी कहते हैं, उसके नगर पालिक निगम के विद्यालय में ड्रिल मास्टर के रूप में कार्यरत था। जी हाँ, यही था शिवराम हरि राजगुरु। इन्हें कानपुर के डीएवी कॉलेज के साइंस ब्लॉक के शिव वर्मा के कक्ष में ठहराया गया। 15 दिन गुजर जाने के बाद भी दल एक और दूसरे रिवॉल्वर की व्यवस्था नहीं कर सका। तब फिर विवश होकर एक रिवॉल्वर के साथ ही दोनों को दिल्ली भेजा गया। वहां पता चला कि जहां नई दिल्ली क्षेत्र की बसाहट अभी पूरी नहीं हो पाई है, वहां सुनसान क्षेत्र में संध्या समय वह देशद्रोही सदस्य सैर करने जाता है। शिव वर्मा राजगुरु को यह हिदायत देकर लाहौर चले गए कि मैं भगत सिंह से दूसरा रिवॉल्वर लेकर लौटता हूं, तब तक तुम इस पर निगाह बनाए रखो। इस बीच संध्या समय एक दिन उस सुनसान क्षेत्र में उस देशद्रोही सदस्य को सैर के लिए जाते समय राजगुरु ने देखा। फिर जाकर पीछे से उसे गोली मारी, कहीं बच ना जाए इसलिए उसके सीने पर भी गोली मारी और भाग खड़े हुए। गोलियों की आवाज सुनते ही पुलिस सक्रिय हो गई, इसलिए रोड से भागने के बजाय वे मथुरा जाने वाली रेल पटरी के किनारे भागने लगे। पटरी के समानांतर जाने वाली रोड से पुलिस ने इनका पीछा किया। वे दौड़कर गन्ने के पानी भरे खेत में दम साध कर लेट गए। उनके ऊपर सर्च लाइटों की रोशनी और गोलियों की बौछार होने लगी, लेकिन वे बच गए। 2-3 घंटे बाद जब पुलिस चली गई, तब फिर वे पटरी के किनारे चलते हुए एक स्टेशन पार करके अगले स्टेशन से मथुरा जाने वाली गाड़ी में चढ़ गए। उनके सौभाग्य से गाड़ी मथुरा के आउटर पर रुकी। तब वे सीधे उतरकर यमुना की ओर चले गए। स्नान कर कपड़े धोकर अगली सुबह फिर जब कपड़े सूख गए तब उन्हें पहनकर कानपुर की ट्रेन से वहां पहुंचने के बाद फिर दिल्ली होते हुए शिव वर्मा भी कानपुर आ पहुंचे। उन्होंने राजगुरु की आप बीती सुनने के बाद उसे बताया कि वह देशद्रोही अभी जीवित है, तुमने गलती से किसी और को मार दिया। यह सुनकर राजगुरु बहुत दुखी हुए, उन्हें घोर पश्चाताप हुआ। लेकिन इसका एक लाभ यह जरूर हुआ कि चंद्रशेखर आजाद ने स्कॉट वध के लिए भगत सिंह के साथ राजगुरु का चयन किया। चंद्रशेखर ने देख लिया था कि निस्संदेह राजगुरु साहसी हैं। उन दिनों भारत में साइमन कमीशन आया हुआ था। जगह जगह उसका जबरदस्त विरोध हुआ। लाहौर में इस विरोध का नेतृत्व किया
पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने, भगत सिंह की भारत नौजवान सभा के युवाओं ने उन्हें घेरे में ले लिया। इसके बावजूद 1928 की 20 अक्टूबर को पुलिस ने उन पर लाहौर के पुलिस अधीक्षक स्कॉट के आदेश पर सहायक पुलिस अधीक्षक जेपी सैंडर्स ने लाला जी पर जबरदस्त लाठी प्रहार किए। तब फिर उन्होंने कहा था, मुझ पर हुए लाठी प्रहार ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ताबूत में आखिरी कील साबित होंगे। अंततः लाला लाजपत राय जी का 1928 की 17 नवंबर को प्राणांत हो गया। इस राष्ट्रीय अपमान का प्रतिशोध लेने का निर्णय लिया था हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक सेना ने। ठीक एक महीने बाद यानी 1928 की 17 दिसंबर को चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में यह एक्शन हुआ। लाहौर के थाने के सामने दल के जय गोपाल अपनी साइकिल ठीक करने का उपक्रम करने लगे। भगत सिंह और राजगुरु निकट ही कुछ पढ़ाई लिखाई की बात करने लगे। पास ही डीएवी कॉलेज था, उसके गेट की आड़ लेकर चंद्रशेखर आजाद अपना माउजर पिस्तौल लेकर छुप गए, ताकि यदि भगत सिंह राजगुरु का कोई पीछा करे तो फिर उनसे निपट सकें। जो ही पुलिस अधिकारी डीएसपी सैंडर्स थाने से निकला, मोटरसाइकिल पर बैठने लगा, उसे एसपी स्कॉट समझकर जय गोपाल ने संकेत कर दिया। फिर क्या था, उसके आने की प्रतीक्षा कौन करे। राजगुरु ने आगे बढ़कर सैंडर्स के माथे में गोली मार दी। फिर भगत सिंह ने भी 5-6 गोलियां मार दी। इसके बाद दोनों भाग निकले, लेकिन ये देखकर कि राजगुरु का रिवॉल्वर जाम हो गया है और भगत सिंह की गोलियां समाप्त हो गई हैं, पीछा कर रहे सब इंस्पेक्टर फर्न ने भगत सिंह को पकड़ने का प्रयास किया। राजगुरु ने फर्न को पकड़कर उठा लिया और उसे जोर से जमीन पर दे मारा। उसे ऐसी चोट लगी कि वह फिर उठ नहीं पाया। इन दोनों के पीछे 3 सिपाही और दौड़े। चंद्रशेखर ने अपने माउजर पिस्तौल के साथ इनको रुकने की चेतावनी दी। 2 तो रुक गए, लौट गए, लेकिन हवलदार चनन सिंह ने पीछा करना बंद नहीं किया। तब फिर चंद्रशेखर ने उसके पैर में गोली मारी, फिर भी वह लंगड़ाता हुआ आगे बढ़ा। तब फिर चंद्रशेखर ने उसके सीने में गोली मार के उसे ठंडा कर दिया। चलिए, स्कॉट ना सही, सैंडर्स सही, फिर भी लाला जी पर लाठियां बरसाने का दोषी था। इसलिए इसकी हत्या करके लाला लाजपत राय जी की हत्या का बदला ले लिया गया था। इससे जनता में हर्ष की लहर दौड़ गई और पुलिस निराशा के गर्त में डूब गई। अगली सुबह पूरे लाहौर में दल की ओर से पोस्टर लगाए गए, जिसमें इस साहसिक कृत्य का उल्लेख करके ब्रिटिश सरकार को उसके शोषण और साम्राज्यवाद के विरुद्ध चेताया गया था। फिर भी ये क्रांतिकारी लाहौर से कैसे निकले, ये भी बहुत रोचक है। भगत सिंह लंबा ओवरकोट पहनकर सिख रूप त्याग कर सहजधारी आर्मी ऑफिसर बने। दुर्गा भाभी उनकी पत्नी बनी। उनके 3 वर्षीय बेटे शची को गोद में लिया बाईं ओर और दायां हाथ ओवरकोट की जेब में रिवॉल्वर पर था। राजगुरु उनके नौकर बने। इस तरह लाहौर से कलकत्ता के लिए रवाना हुए चंद्रशेखर आजाद भजन मंडली के साधु बनकर निकल गए। फिर राजगुरु लखनऊ उतरकर आगरा चले गए। आगरा के बम कारखाने में बड़ी तेजी से काम चल रहा था। केंद्रीय असेंबली में 1929 की 8 अप्रैल को कम शक्तिशाली 2 बम फेंकने का कार्यक्रम बनाया गया ताकि जनहानि ना हो, लेकिन बहरी ब्रिटिश सरकार के कान खोले जा सके। ये दिन इसीलिए चुना गया क्योंकि उस दिन जब जन सुरक्षा बिल और औद्योगिक विवाद बिल प्रस्तुत किया जाना था, ये बिल पारित ना हो पाता, तब वायसराय इसे अपने विशेषाधिकार से पारित करते, तब विरोध स्वरूप ये बम विस्फोट किए जाने थे। इसके लिए भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का चयन किया गया। तब राजगुरु चंद्रशेखर आजाद के आगे अड़ गए। उन्होंने अत्यधिक आग्रह किया कि भगत सिंह के स्थान पर उन्हें भेजा जाए। तब उन्हें समझाया गया कि पकड़े जाने के बाद भगत सिंह अंग्रेजी में अपने दल के सिद्धांतों की
अच्छी तरह व्याख्या कर सकेंगे। तब राजगुरु ने कहा कि भगत सिंह को जो बयान देना है वह मुझे लिखकर दे दीजिए, मैं कॉमा फुल स्टॉप सहित पूरा बयान डट कर याद करके वैसा का वैसा सुना देता हूं। फिर राजगुरु से कहा गया कि चूंकि सैंडर्स वध के केस में पुलिस को उनकी तलाश है, इसलिए पकड़े जाने पर उनकी फांसी पक्की है। इस पर राजगुरु ने कहा, यह बात तो भगत सिंह के साथ भी है। सैंडर्स वध में वह भी तो मेरे साथ था। अंत तक जब राजगुरु की बात नहीं मानी गई तो वह रूठ कर पूना चला गया। पूना को आप जानते हैं कि आजकल पुणे कहते हैं। राजगुरु में इतने अच्छे गुणों के बावजूद दो अवगुण भी थे। एक तो वे कहीं भी सो जाते थे, चलते चलते भी नींद कर लेते थे। दूसरा ये कि वे वाचाल थे, यानी जरूरत से ज्यादा बोलने की आदत। ये दोनों ही अवगुण क्रांतिकारी जीवन के लिए खतरनाक थे, आत्मघाती थे। पुणे में जगह जगह एक एक से कहते फिरे, मैं सैंडर्स की हत्या में शामिल था, सैंडर्स की हत्या मैंने की है। और तो और 27 सितंबर 1929 को प्रकाशक संपादक शिवराम पंत परांजपे का जब निधन हुआ तो उनकी शव यात्रा में राजगुरु ने इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, इसके साथ वंदे मातरम और भारत माता की जय के उद्घोष किए। सीआईडी का केसकर भी इनके पीछे लगा था। आखिर कब तक बचते, पकड़े गए और लाहौर जेल पहुंचा दिए गए। वहां उनके पहुंचते ही साथियों में फिर से उत्साह का वातावरण बन गया था। इस समय तक पहले दौर का आमरण अनशन वहां हो चुका था। यतीन्द्र नाथ दास शहीद हो चुके थे। दूसरे दौर के अनशन के भी 13 दिन गुजर चुके थे। तब राजगुरु यहां लाहौर पहुंचे थे। आमरण अनशन के दौरान फोर्स फीडिंग से, यानी कि बलात्पान से, जिसमें रबर की नली से नाक में जबरदस्ती दूध डाला जाता था ताकि अनशन भंग हो जाए, इस कोशिश में विरोध करने पर आहार नलिका के बजाय राजगुरु के फेफड़ों में दूध चला गया। इससे राजगुरु की हालत काफी बिगड़ गई। ऐसी स्थिति में यतीन्द्र नाथ दास की शहादत हो गई थी। भगत सिंह को बुलाया गया ताकि राजगुरु का अनशन तोड़वाया जा सके। भगत सिंह ने कहा, राजगुरु क्यों मुझसे पहले शहीद होना चाहते हो? तब राजगुरु ने कहा, क्या करें, क्रांतिकारी जीवन में तो मैं आपका नौकर हूं, इसलिए परलोक पहुंचकर वहां फ्लैट लेकर उसकी सफाई करके आपके लिए तैयार रखना चाहता हूं। इसके बाद हंसी का वातावरण बन जाना स्वाभाविक था। 1930 की 7 अक्टूबर को लाहौर षड्यंत्र दूती के क्रांतिकारियों की अनुपस्थिति में फैसला सुनाए जाने से कुछ सप्ताह पूर्व राजगुरु कुछ गंभीर हो गए थे। इससे इनके साथी कुछ चिंतित हो गए थे। एक दिन जब लाहौर जेल में अपनी बैरक के अहाते में बैठकर राजगुरु जंगलों की ओर देख रहे थे, तब शिव वर्मा ने पास बैठकर पूछा, राजगुरु क्या बात है, क्या मौत का डर सताने लगा है? कहने लगे, नहीं, 19 बरस तक अकेला रहा, जिंदगी पल पल बोझ लगने लगी। पिछले 3 बरसों से जब तक अपने इन साथियों के बीच आया हूं, जब से, तब जिंदगी में बाहर आ गई है, दुनिया हसीन लगने लगी है। ऐसे में यदि 2 पल और जीने की इच्छा हो जाए तो क्या ये स्वाभाविक नहीं है? मौत को ललकार कर मैंने इस सत्य को पहचाना है। क्या इन अंतिम दिनों में आकर मैं मौत से मात खाऊंगा? मैंने जो कुछ किया मुझे उस पर उतना ही नाज है जितना तुम लोगों को है। अपनी जिंदगी देकर देश के करोड़ों नर नारियों को इस स्वर्ग के द्वार खोलकर उसकी खूबसूरती की एक झलक दिखा सके तो बाकी काम तो वो स्वयं पूरा कर लेंगे। ऐसी मौत पर पछताने वाला कोई मूर्ख ही होगा। क्रांतिकारियों के लिए ये एक तरह से मुंह मांगा वरदान है। 23 मार्च 1931 की संध्या जब भगत सिंह और राजगुरु के साथ फांसी के लिए चले तो भगत सिंह की दाईं ओर राजगुरु थे और बाहों में बाहें डाले थे, और भगत सिंह की बाईं ओर सुखदेव थे जो बाहों में बाहें डाले थे, और तीनों गुनगुनाते हुए चले जा रहे थे। दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत,
दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। इनकलाब जिंदाबाद, क्रांति चिरंजीवी हो। इस नारे के साथ ये तीनों वीर भारत के क्रांतिकारी इतिहास में अमर हो गए। शिवराम हरि राजगुरु पुणे के निकट खेड़ा गांव के रहने वाले थे। इनके पिता थे श्री हरि नारायण राजगुरु और माता थी पार्वती बाई। बड़े भाई दिनकर हरि राजगुरु द्वारा निकाल दिए जाने पर भटकने के दौर में राजगुरु ने 6 दिन तक नासिक की 130 मील लंबी यानी कि लगभग 170 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की थी। जब विरोध स्वरूप भगत सिंह और सुखदेव की माता ने भी अपने लालों से अंतिम भेंट नहीं की थी, तब राजगुरु की माता पार्वती बाई ने भी उनका साथ दिया था। आजकल खेड़ा गांव को राजगुरु नगर कहते हैं। हमारे संदर्भ ग्रंथ जो हैं वो रहे हैं श्री कृष्ण सरल द्वारा लिखित क्रांतिकारी कोश, प्रभात प्रकाशन दिल्ली, श्री शिव वर्मा द्वारा लिखित संस्मृतियां, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत का यह प्रकाशन है। युग दृष्टा भगत सिंह और उनके मृत्युंजय पुरखे भगत सिंह की भतीजी वीरेंद्र सिंधु द्वारा लिखित इसके राजपाल एंड सन्स दिल्ली प्रकाशक हैं। अजय क्रांतिकारी राजगुरु अनिल वर्मा द्वारा लिखित प्रकाशन विभाग और सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन की एक कृति है। मित्रों, 2011 की 16 फरवरी को राष्ट्रीय स्मारक की यात्रा करने का मुझे सपत्नीक सौभाग्य मिला। कुछ इसके फोटोग्राफ्स जो समाधि स्थल के हैं वो भी इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। इन तीनों शहीदों का आधा अधूरा अंतिम संस्कार फिरोजपुर के निकट सतलुज के किनारे हुसैनी वाला में किया गया था। हर वर्ष 23 मार्च को पंजाब सरकार सार्वजनिक अवकाश घोषित करती है। तब इन तीनों शहीदों के राष्ट्रीय स्मारक पर यही दृश्य बन जाता है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। मित्रों, हमने जिन संदर्भ ग्रंथों का उल्लेख किया है, हम उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। जय हिंद।